मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर शिखा तिवारी पंडित सहदेव प्रसाद त्रिवेदी महाविद्यालय रमाईपुर कानपुर से ऑनलाइन पढ़ाई में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपको बीए तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र अद्यतन काव्य के अंतर्गत द्रुत पाठ पढ़ा रही थी। द्रुत पाठ के अंतर्गत कई कवि हैं जिन्होंने अपने साहित्य जगत में क्या योगदान दिया है, उनके बारे में मैंने आपको बताया, जिसमें केदारनाथ अग्रवाल और शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। आज बच्चों मैं आलोक धनवा जी के बारे में बताऊंगी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी मृत्यु कहाँ हुई, उनकी रचनाएं, उनका सम्मान और उनका साहित्यिक योगदान क्या रहा है। और मैं आपको जितना जो कुछ भी बताऊंगी वो बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की तैयारी के हिसाब से ही बताऊंगी, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षाएं हैं वो नजदीक आ रही हैं और इन परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बहुविकल्पीय ही पूछे जाएंगे और तीनों प्रश्न पत्रों को मिला करके एक प्रश्न पत्र बनेगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रखे जाएंगे और इसमें एक ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे, एक उत्तर सही होगा। सही में आपको निशान लगाना है और सही आप तभी जान पाएंगे जब आप प्रत्येक चीज का अध्ययन बड़ी ही बारीकी के साथ करेंगे। तो आइए चलते हैं आलोक धनवा के साहित्यिक योगदान की ओर। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि हिंदी काव्य में प्रयोगवाद के उपरांत नई कविता का विकास हुआ। हिंदी काव्य में प्रयोगवाद आधुनिक काल की देन है। आधुनिक काल में पद्य साहित्य की दृष्टि से हिंदी काव्य का जो विभाजन हुआ वो कुछ इस प्रकार है: भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, अकविता। तो हिंदी काव्य में प्रयोगवाद के उपरांत नई कविता का विकास हुआ। हिंदी के नए कवियों में आलोक धनवा जी का नाम अग्रणी है। आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 में मुंगेर जगह में हुआ था, जो कि बिहार में है। वे हिंदी के उन बड़े कवियों में से हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। इनका पहला संग्रह है दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर, कपड़े के जूते और ब्रूनो की बेटियां हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। श्री आलोक धनवा हिंदी के क्रांतिकारी विचारधारा वाले कवियों में से गिने जाते हैं। सन 1972 में वाम पत्रिका में जनता का आदमी प्रकाशित हुई। आलोक धनवा बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा आंध्र एवं पंजाब लेखक संघ से भी जुड़े रहे हैं। सन 1975 में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया, परंतु बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। वे नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान आदि कई सम्मानों से सम्मानित भी हुए। धनवा जी ने औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का भी संचालन किया। इन्होंने रंग, कर्म तथा साहित्य पर अनेकों व्याख्यानों में अपना योगदान भी दिया। इनकी कविताएं बेहद क्रांतिकारी व ओजपूर्ण हैं। जन कवि आलोक धनवा नई पीढ़ी के एक नए हस्ताक्षर के रूप में हमारे समक्ष हैं। इस जन कवि ने जनता की आवाज में जनता के लिए सृजन किया है। भागी हुई लड़कियां, जिलाधीश, गोली दागो पोस्टर सरीखी कई प्रासंगिक रचनाएं इनकी पूंजी हैं। धनवा की रचनाओं में नक्सली तथा क्रांतिकारी आंदोलनों का व्यापक प्रभाव है। हिंसा के माध्यम से अस्थायी व्यवस्था को नष्ट कर डालने के सिद्ध हस्त को आलोक जी ने खुला समर्थन प्रदान किया। सहज और सुलभ 2 शब्द इनके व्यक्तित्व की पहचान है। हर नुक्कड़ नाटक में धनवा उपस्थित होते हैं। केवल उपस्थिति ही नहीं, उसे बल भी देते हैं। इस जन कवि के लिए बड़े मंच दोनों हाथ खोलकर स्वागत करते हैं। हालांकि बकौल धनवा उन्हें जनता के मंच पर रहना ही बेहतर लगता है। सलीके से फक्कड़ता को अपने साथ रखने वाले आलोक धनवा बेहद संवेदनशील कवि हैं। इनका व्यक्तित्व एवं इनकी संवेदना व्यक्तिगत नहीं रह गई है। कवि धनवा की रचनाओं में सार्वजनिक मानव पीड़ा,
पीड़ा का विरोध, मर्म सब कुछ गहराई तक उतरता है, जो हमें संवेदित ही नहीं बल्कि आंदोलित भी करता है। धनवा जी अपने काव्य में सामान्य व्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों तथा उसकी जागृति को व्यक्ति की महान संभावना के रूप में स्वीकार करते हैं। आलोक धनवा 70 के दशक के जनवादी कवियों में से एक है, जिनका उद्देश्य अपने काव्य में लोक जनमानस की व्यथा का यथार्थ चित्रण करना ही रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप इनकी काव्य भाषा भी खड़ी व सरल रही, जो पाठकों तक सरलता से तादाद में स्थापित करने में सफल रही। आलोक धनवा की भाषा जनजीवन के अत्यधिक नजदीक, सरल तथा व्यवहारिक है। इन्होंने कविताओं का अंग्रेजी व अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया। इनकी भाषा दृढ़, स्पष्ट व द्रष्टव्य रही है। इनका शिल्प विधान बेहद सरल एवं सहज है। इनकी कविताओं में से सहज व सरल भाषा, अलंकार, छंद, बिंब, प्रतीक व उपमान देखे जा सकते हैं। आलोक धनवा की कविताओं में आसपास ग्रामीण व शहरी परिवेश के देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। आलोक धनवा बदलते परिवेश को बिंबात्मक काव्य भाषा में ही ढालते हैं। वस्तुतः लोक पक्षधरता और संप्रेषणीय काव्य भाषा आलोक धनवा की पहचान है। आलोक धनवा का शिल्प विधान बेहद नवीन व जन परिवेश को ध्यान में रखकर रचा गया है, जिनके फलस्वरूप वे अपने कविताओं की भाषा में आत्मीयता लाने में सफल रहे। आलोक धनवा जी लोक प्रतिबद्ध तीखे तेवर के कवि हैं। समकालीन कविता में वे अत्यधिक चर्चित अपने तेवरों के कारण दिखाई पड़ते हैं। नागार्जुन, निराला, शमशेर की संवेदना और काव्य भाषा आदि समकालीन कविता में विद्यमान है, तो उसका एकमात्र श्रेय आलोक धनवा को ही जाता है। आलोक धनवा जी को अध्ययन मंडलियों का संचालन, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में, मुख्य पुरस्कार के रूप में, अनुदित कविताओं के रूप में भी बहुत सम्मान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आलोक धनवा के काव्य में क्रांति की अतिवादिता के साथ साथ उसका सामान्य वस्तुओं और घटनाओं से जुड़ाव प्रायः देखने को मिलता है। आलोक धनवा में निराला, नागार्जुन व शमशेर बहादुर सिंह जी की तीखे स्वर व सरलता से देखने को मिल जाते हैं, परंतु वस्तु स्थिति में भिन्नता पाई जाती है। शोषित श्रमिक, किसान, मजदूर वर्ग आदि आलोक धनवा की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। आलोक धनवा जी की यही चिंतनशीलता उन्हें सम्मान दिलाती है। इसी क्रम में आलोक धनवा जी की भागी हुई लड़कियां महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक रचना मानी जाती है तथा विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसकी व्याख्या की है। भागी हुई लड़कियां में लड़कियों की उस स्थिति व परिवेश का चित्रण किया गया है जहां समाज उन पर बंदिशें लगाता है तथा उन्हें घुट घुट कर जीने के लिए विवश कर देता है। उन्हें लड़कियों होने की वह सजा दी जाती है जो उन्हें स्वीकार नहीं होती। वह भी उन्मुक्त गगन में उड़ने के लिए उत्सुक हैं, परंतु उन पर लगे पहरे उन्हें यह अनुमति नहीं देती। इन बंदिशों के बोझ को वे लड़कियां उतार फेंकना चाहती हैं तथा इसी मुक्ति की आकांक्षा व दृढ़ इच्छा का चित्रण धनवा जी ने अपनी कविता में किया है। आलोक धनवा जी की यह संपूर्ण कविता कुल 6 खंडों में लिखी गई है, जिसमें प्रथम खंड के अंतर्गत बंदिनी नामक स्त्री का वर्णन किया गया है और लड़की का घर से चले जाना घर की बंदिशों को उजागर करता है। इसमें मध्यम वर्गीय समाज की स्त्रियों की बेचारगी, मध्यम वर्गीय मानसिकता की कायरता व चतुराई का वर्णन किया गया है। द्वितीय खंड में रचनाकार ने मध्यम वर्गीय असत्य की मर्यादाओं पर तीखा प्रहार किया है, जो सदैव सत्य को छिपाने व असत्य को प्रश्रय की कला जानता है। तृतीय खंड में कवि की सामान्यत सक्रिय होती है और मुक्त नारी की एक झलक यहाँ हमें दिखाई पड़ती है। इस चतुर्थ खंड में मजबूत बने घरों के बाहर के खुले वातावरण का वर्णन करते हुए कवि ने तत्कालीन मध्यम वर्ग पर कटाक्ष किया है। वे नारी को केवल मांसल वस्तु मानने वालों पर रोष प्रकट करते हैं। पंचम खंड के अंतर्गत
कवि समाज की गली सड़ी संकीर्ण से मान्यताओं को ओढ़े हुए परिवारों को फटकार लगाते नजर आते हैं। और छठे खंड के अंतर्गत इस अंतिम खंड में कवि की नारी के संबंध में रोमानियत तथा भावुकता अपने पूरे चरमोत्कर्ष पर होती है। आलोक धनवा की यह रचना स्त्रियों की स्थितियों का सजीव वर्णन करती है। आलोक धनवा की यह कविता नारी से जुड़े प्रेम कविता को भी और विवाह को भी उकेरती है। तो बच्चों, ये थे आलोक धनवा जी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।